तो हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्जाम इंडिया के यूट्यूब चैनल पे। और आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो फटाफट जल्दी से लाइव आएंगे, कनेक्ट होइएगा। क्लास आपकी लाइव हो चुकी है और जल्दी से मुझे बताएंगे क्या मेरी आवाज़ आप तक आ रही है। ठीक है, तो काफ़ी लंबे समय के बाद हमारी क्लास हो रही है और मुझे पता है कि मैं भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था कि जल्दी से क्लास हो। तो थोड़ा हेल्थ इशू था, तबीयत खराब थी, लेकिन अभी मैं बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हो चुका हूँ। अब आपकी दनादन क्लास, लगातार क्लास आपकी बिल्कुल चलेगी, एकदम नॉन स्टॉप चलेगी, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, मैंने सेशन बदल दिया है। जो हमारा जो चल रहा था एक इससे पहले जो हम लोग सीरीज कर रहे थे ब्रह्मास्त्र वाली, उस सीरीज को मैंने 20 पार्ट तक कराया है और 20 पार्ट के बाद मैंने उसे बंद किया है। अब ये नई सीरीज आपके लिए चलाई गई है, दैट इज जीके की मास्टर क्लास। इसका नाम मैंने मास्टर क्लास इसीलिए रखा है क्योंकि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो दोस्त, है ना। मास्टर क्लास का मतलब होता है आप कोई भी एग्जाम तैयारी करने जा रहे हो, एसएससी का, पुलिस का, रेलवे का, पीसीएस का, आरओ का, एनी एग्जाम, इंडिया का कोई भी एग्जाम, तो आप इसको यहाँ से सेशन को आप देखिए और इसका पूरा लाभ उठाइए और निश्चित रूप से आपको बहुत सारे प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेगा। आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और आपके क्वेश्चंस भी होंगे। तो वेरी गुड इवनिंग, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, नमस्कार है, गुड इवनिंग है भाई। जल्दी से आ जाओ और मुझे बताओ सभी कैसे हो, है ना, अच्छे हो तो, बढ़िया हो सब, बताओ जल्दी आ जाओ। खुशी यादव जी, मेरी तबीयत बहुत अच्छी है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ठीक है, आप सभी ने काफ़ी सारे मैसेज किए मेरे को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए जल्दी से आप आ जाओ। एक बार मैं सेशन को, आपके कमेंट को एक बार यहाँ पे लगा लेता हूँ। चलिए बिल्कुल ज़्यादा देर नहीं करेंगे, एक बार आप सभी लोग जहां भी शेयर कर सकते हो क्लास को आप लोग जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि सभी दोस्त, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद, करीबन 3 या 4 दिन के बाद क्लास हो रही है, तो ताकि वीडियो सब तक पहुंचे और सभी लोग इस क्लास को अटेंड करें, इस क्लास का फायदा सबको मिले। और अभी से तैयारी का मन बना लो। अगर अभी भी तैयारी का मन नहीं बनाए हो, जो भी बच्चा वीडियो देख रहा है, पहली बार देख रहा है, उसको बता दो भाई आज से ही क्लास करना स्टार्ट कर दो। सेट नंबर 1 है ये और यहाँ से हम लोग बिल्कुल नए तरीके से अपनी पढ़ाई को आगे लेकर के चलेंगे। चलिए क्लास को ले चलते हैं आगे, बिल्कुल कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइएगा, ज्यादा बातें नहीं करना है, बस पढ़ाई पे ध्यान देना है। सबका गुड इवनिंग, जितने लोग आ चुके हो। आदित्य जी थैंक यू दोस्त। आर्यन शुक्ला जी स्वागत है, निशु जी, साक्षी जी, स्नेहा जी, शिवानी चौहान जी, कुमारी साक्षी जी, स्वाति सिंह जी, दीक्षा मिश्रा जी, आदित्य यादव, ऋषिकांत, जितने लोग आ चुके हो सबका स्वागत है, गुड इवनिंग है भाई। चलो चलिए स्टार्ट करने से पहले सेशन जो है आप सभी को बता दूं कि आप सभी लोग जो है यहाँ से मेरे से जुड़ जाया करो। टेलीग्राम से आपको बिल्कुल यहाँ पे जुड़ जाना है, क्योंकि टेलीग्राम पे आपको सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन, पीडीएफ्स, ऑल जितना भी चीजें हैं आपको यहाँ पर टेलीग्राम पर देखने को मिलेगा। तो ये टेलीग्राम चैनल आप सभी ज्वाइन कर लेना। इंस्टाग्राम आप मेरे को फॉलो कर सकते हो यहाँ पर, इससे क्या होगा कि आप कोई भी डाउट है तो आप मेरे को यहाँ से पूछ सकते हो। ठीक है, इसके अलावा ये फेसबुक पेज है और ट्विटर है, जहां भी कनेक्ट हो सकते हो आप हो जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं और आज के सेशन का पहला सवाल, बिल्कुल तैयार हो जाइएगा और बिल्कुल नए अंदाज में सवाल को करेंगे और देखते हैं क्या क्या नए नए सवाल आपके लिए है यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और याद रखना है क्योंकि सीपीओ का फॉर्म आ चुका है, एसएससी सीपीओ का। बहुत सारे बच्चों का कॉल आया था मेरे पास कि सर सीपीओ के बारे में बताइए कुछ। ठीक है, जल्दी ही उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो जिनका भी एग्जाम आने वाला है, सीएचएसएल का अगले मंथ में है, एमटीएस का पेपर लगा हुआ है, इसके अलावा सीपीओ की वैकेंसी आ चुकी है, मतलब कि फॉर्म अब भरे जाएंगे। तो भाई तैयारी अभी से कर लो। जीके जीएस में यही सब वीडियो पढ़नी है जो मैं कराऊंगा आपको, चाहे आप सीपीओ देने जा रहे हो, चाहे आप सीएचएसएल देने जा रहे हो, चाहे आप एमटीएस देने जा रहे हो, चाहे आप पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे आप हेड ऑपरेटर का एग्जाम देने जा रहे हो, कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और फिर उत्तर करना भाई। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य, यहाँ पे डांस की बात हो रही है, कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है? कौन सा ऐसा डांस है जो मंदिरों को समर्पित है और इसे पहले सादिर के नाम से जाना जाता था? यानी कि कौन सा डांस है, क्लासिकल डांस की बात यहाँ पे पूछ रहा है आपसे, शास्त्रीय नृत्य की बात पूछ रहा है, जिसे हम पहले सादिर के नाम से जानते थे और ये मंदिरों को समर्पित है। फटाफट अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में देंगे भाई, फटाफट उत्तर देंगे कमेंट बॉक्स में। थैंक यू आर्यन शुक्ला जी। चलिए एक बार वीडियो को शेयर करेंगे सभी अपने ग्रुप में, ठीक है, और क्लास को बहुत अच्छे से अटेंड करिएगा। इस क्लास को बहुत बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया गया और जितनी भी क्लासेस आपको मैं दूंगा ये आपके आने वाले सभी एग्जामों में रामबाण साबित हो जाएगी भाई। ठीक है, चलो सिविल जज के लिए एग्जाम यूजफुल है, बिल्कुल साक्षी चतुर्वेदी जी, बिल्कुल जिस एग्जाम में भी जीके जीएस आता है ना, उस एग्जाम के लिए ये मेरा सेशन इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, बस मेरे व्याख्या को आपको सुनना है। चलिए आपको बता दूं कौन सा ऐसा डांस है जिसको हम सादिर के नाम से भी जानते थे। तो इसका सही उत्तर होने वाला है, जैसा कि आप एक फोटो भी यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये हमारा भरतनाट्यम का एक प्रकार होता है। ठीक है,
एक मिनट। तो दिस इज द भरतनाट्यम। ये भरतनाट्यम का एक प्रकार होता है और भरतनाट्यम जो है क्लासिकल डांस है हमारे देश का, और आपको बता दूं ये सबसे पुराना क्लासिकल डांस भी है। ये भी याद रखना है कि सबसे पुराना यानी कि ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस अगर आपसे पूछता है, एक मिनट, ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस अगर आपसे पूछता है तो वो भरतनाट्यम आपका बिल्कुल ठीक होने वाला है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, भरतनाट्यम ये क्या है, इसको याद रखना हमें, ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस, ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको, सबसे ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस है, यानी कि सबसे जो है प्राचीनतम, सबसे प्राचीनतम शास्त्रीय नृत्य अगर आपसे पूछेगा तो भरतनाट्यम है। किस स्टेट का है, तो ये आपका पड़ता है तमिलनाडु में, ये होता है तमिलनाडु का, ये ध्यान रखना है, तमिलनाडु राज्य का, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी और बिल्कुल ये बोर्ड वाली पीडीएफ ही आपको टेलीग्राम चैनल पर भेजूंगा। ठीक है, चलो कथकली के बारे में आपको बता दूं मैं, ये जो कथकली है ये कहाँ का क्लासिकल डांस है, तो ये कथकली जो है ये केरल का क्लासिकल डांस है, याद रखना है बिल्कुल। ठीक है, केरल का क्लासिकल डांस है कथकली, और याद रखना है कथकली जो डांस है ना वो आपका, इसको केवल मेल करते हैं, इस डांस को कौन करते हैं, केवल मेल वर्ग के लोग करते हैं। मेल मतलब कि जो पुरुष जाति है केवल वही इस डांस को करती है। ठीक है, कभी भी देखना कथकली डांस को जो भी करता है वो हमेशा मेल ही होता है, और इवन जो फीमेल्स का भी जो किरदार होता है ना वो भी मेल ही निभाते हैं। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा वो होता है, मेकअप वगैरह बहुत हैवी होता है, इसमें मेकअप हैवी होता है, इसकी वजह से महिलाओं के जो है ये डांस नहीं करती हैं। तो ये डांस केवल पुरुष के द्वारा किया जाता है, कथकली जो केरल का क्लासिकल डांस है। कथक कहां का है, तो कथक उत्तर प्रदेश का है, या हम बोलें कि ये हमारा नॉर्थ इंडिया का है। ठीक है, उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश वहां का ये कथक हमारा, ये ध्यान रखना है। और ये आपका मणिपुरी है। ठीक है, मणिपुरी में जो है क्लासिकल डांस है मणिपुर का। ठीक है, मणिपुर का क्लासिकल डांस है मणिपुरी, तो ये ध्यान रखना है। इंडिया में टोटल याद रखना है 8 क्लासिकल डांस है। ठीक है, कितने क्लासिकल डांस है टोटल हमारे देश में, तो 8 क्लासिकल डांस है, ये भी जानते रहना है आपको। कौन सवाल कैसे पूछता है, क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ऐसा शास्त्रीय नृत्य है या क्लासिकल डांस है जो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, तो पुरुषों के द्वारा कथकली किया जाता है। ठीक है, इवन एक सवाल पूछता है कि कौन सा ऐसा क्लासिकल डांस है जो केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है, तो वो आपका होता है मोहिनी अट्टम। ठीक है, केरल का ही एक क्लासिकल डांस है मोहिनी अट्टम, जो महिलाओं के द्वारा भी किया जाता है। क्लियर, इस पॉइंट को नोट कर लेना। चलो यहाँ पे मैं कुछ चीजें आपको दिखा देता हूँ फटाफट। देखिए टोटल 8 क्लासिकल डांस हमारे इंडिया में है ना, क्योंकि आप इमेज देखोगे दिमाग में सेट कर लेना है। ठीक है, टोटल 8 क्लासिकल डांस है। देखो ये पहला है भरतनाट्यम, कहाँ का है, ये तमिलनाडु का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है ये क्लासिकल डांस। ये है कथक, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है आप देख सकते हो। यह है कथक, कहां का है, तो उत्तर प्रदेश का, आप समझ सकते हो, यूपी का क्लासिकल डांस है, दैट इज कथक। ठीक है, ये कथकली है। कथकली कहां का है, तो ये केरल का है, केरल का है। और कथकली को कौन करता है, सिर्फ मेल वर्ग के लोग करते हैं, पुरुष वर्ग के लोग करते हैं, ये ध्यान रखना है। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कहाँ का है भाई, तो आंध्र प्रदेश का है भाई, आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है कुचिपुड़ी, ध्यान रखना है इसको। और मणिपुर का देखिए मणिपुरी, तो मणिपुरी से क्लियर है, दैट इज मणिपुर। ठीक है, मणिपुर का क्लासिकल डांस है मणिपुरी, तो ये याद रखना है आपको। इसके अलावा मोहिनी अट्टम, यहाँ पर देखिए मोहिनी अट्टम, ये कहाँ का है, तो ये केरल का है। केरल में 2 क्लासिकल डांस है, केरल का है, और ये केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जो मोहिनी अट्टम है किसके द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है, ये भी याद रखना है। ओडिसी, ओडिसी क्या है भाई, ओडिशा का क्लासिकल डांस है ओडिसी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और लास्ट है आपका सतरिया। ठीक है, ये सतरिया, सतरिया। ठीक है, ये पीडीएफ में आप देख लेना, पीडीएफ में सब कुछ लिखा हुआ है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सतरिया है, और ये कहाँ का क्लासिकल डांस है, ये असम का है भाई। ये कहाँ का डांस है, तो ये असम का है, ये भी ध्यान रखना है। असम का क्लासिकल डांस है सतरिया, और ये सबसे नवीनतम क्लासिकल डांस है। ठीक है, टोटल कितने हैं, 8 हैं। सबसे पुराना पूछे, सबसे पुराना भरतनाट्यम है, और सबसे नया यानी कि नवीनतम अगर पूछे तो दैट इज सतरिया, असम का है। ठीक है, सारी बातें याद रखनी है जितनी मैंने बताया है आपको। आर्ट एंड कल्चर का ये क्वेश्चन है, और बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, क्योंकि आप सभी जानते हो आपके परीक्षाओं में आर्ट एंड कल्चर का कितना ज्यादा क्वेश्चन आता है। तो पहला सवाल मेरा जो था वो था आर्ट एंड कल्चर से, आर्ट एंड कल्चर से। ठीक है, चलो क्लियर है। 8 क्लासिकल डांस इंडिया में है, भूलना नहीं कोई भी। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज करो। सबसे पुराना क्लासिकल डांस भरतनाट्यम तमिलनाडु का, सबसे नया क्लासिकल डांस, नया मतलब कि नवीनतम जो सबसे बाद में जुड़ा था, है सतरिया आपका असम में। ठीक है, कौन सा डांस है जो महिलाओं के द्वारा किया जाता है, मोहिनी अट्टम। मोहिनी नाम में ही है मोहिनी, मोहिनी किसका नाम है, लड़की का, तो केवल महिलाएं करती हैं। और कथकली, कथकली कौन करता है, तो मेल करते हैं, केरल का है। ठीक है, चलो भाई अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तैयारी ध्यान से कर लेना, अगर सब लोग पढ़ना चाह रहे हो और सब लोग सिलेक्शन लेना चाह रहे हो तो क्लास को बहुत केयरफुली देखना सब लोग। ठीक है भाई, चलो
सब कुछ क्लियर है? वेरी गुड, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? चलो पढ़ते रहना, अच्छे से पढ़ाई करते रहना। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर्वत का निर्माण तब हुआ जब पृथ्वी की गहराई से पिघली हुई चट्टान क्रस्ट यानी कि भूपर पट्टी से ऊपर उठी और जमकर ढेर के रूप में हो गई। भाई बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, प्रश्न को एक बार ध्यान से आप लोग पहले पढ़िएगा, मन से क्वेश्चन को पढ़ना, फिर सवाल को हल करना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन वॉज फॉर्म्ड व्हेन मोल्टेन रॉक फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द अर्थ राइज अप फ्रॉम द क्रस्ट एंड सॉलिडिफाइड इनटू अ मास? बताइए भाई। अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो है, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज है, रूस में यूराल पर्वत है, यूरोप में आल्प्स पर्वत है। ज्योग्राफी का बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये। दूसरा सवाल मैंने रखा है ज्योग्राफी से, है ना, दूसरा क्वेश्चन मैंने रखा है भूगोल से। चलिए भाई उत्तर करिए। वेरी गुड इवनिंग भाई आकांक्षा जी, गुड इवनिंग। देखो इस क्वेश्चन को समझो, अगर नहीं समझ में आया तो इस क्वेश्चन को समझो। आप सभी जानते हो कि भूपर पट्टी यानी कि पृथ्वी जो हमारा अर्थ है, समझो जरा, ये जो हमारा अर्थ है समझ लो, सरफेस है, और अर्थ के नीचे आप सभी जानते हो जो अर्थ का गर्भ है, पृथ्वी का जो गर्भ है, इसमें क्या है, ज्वालामुखी पर्वतें फटते हैं, है ना। और ज्वालामुखी पर्वतें जब फटती है तो क्या होता है, लावा बाहर निकलता है, ठीक है। अब यहां से जो लावा निकलता है आपका, लावा क्या होता है, ये आग का ही तो गोला होता है। लावा जो ज्वालामुखी फटने के बाद जो आग का गोला बनता है वही तो लावा होता है। अब ये लावा क्या होता है, वो पृथ्वी के गर्भ से ऊपर की तरफ आता है, ठीक है। ये लावा जो है पृथ्वी के गर्भ से ऊपर की तरफ आता है। कहां पे आता है, जो अर्थ का क्रस्ट है, भूपर पट्टी है, पृथ्वी का जो क्रस्ट है, अर्थ है का क्रस्ट है, उस पे आता है लावा, ऊपर आता है और यहाँ पे क्या हो जाता है, जम जाता है, ठीक है। जो लावा है वो पृथ्वी के क्रस्ट पे आता है और जम जाता है। जमने के बाद क्या हो जाता है, ये सॉलिड हो जाता है, ये क्या हो जाता है, ठोस हो जाता है। और यही किस पर्वत का निर्माण करता है, यही ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण करता है। ध्यान रखना, क्वेश्चन अगर कोई पूछे आपसे कि ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण कैसे होता है, वोल्केनिक माउंटेन, ज्वालामुखी पर्वत मतलब वोल्केनिक माउंटेन का निर्माण कैसे होता है, तो पृथ्वी के गर्भ से जो लावा ऊपर आती है पृथ्वी के क्रस्ट पर, और पृथ्वी के क्रस्ट पर आने के बाद, क्रस्ट मतलब कि भूपर पट्टी पे आने के बाद जम जाती हैं, जमने के बाद ये ठोस हो जाती हैं और यही निर्माण करती हैं किसका, वोल्केनिक माउंटेन का, यानी कि ज्वालामुखी पर्वत का। क्लियर है कॉन्सेप्ट, ये बताओ मेरे को, क्लियर है कॉन्सेप्ट, ये बताओ मेरे को, बताओ। साइड में हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। तो फिर से बोल रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनना। पृथ्वी के गर्भ से जो लावा ऊपर आता है और वो जम जाता है, ठीक है। पृथ्वी के गर्भ से जो लावा ऊपर आता है और वो ऊपर पट्टी पे आने के बाद जम जाता है, तो किस पर्वत का निर्माण करता है, किस माउंटेन का निर्माण करता है? आप बोलोगे सर ये वोल्केनिक माउंटेन यानी ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण करता है। अब इन चारों ऑप्शन में देखोगे तो आपका जो अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो है, ये माउंट किलिमंजारो जो है ये कैसा पर्वत है, ये ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है। ये कैसा पर्वत है, ये ज्वालामुखी पर्वत है जो अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है, ये किलिमंजारो, और ये अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी भी है ना। अफ्रीका की सबसे हाईएस्ट पीक भी किलिमंजारो है, ये एक वोल्केनिक माउंटेन है। बाकी के जो ऑप्शन देखोगे ना, जैसे अमेरिका में है रॉकी, रूस में है यूराल पर्वत और यूरोप में है आल्प्स, ये तीनों किसके उदाहरण है, ये तीनों आपके वलित पर्वत के उदाहरण है। किसके उदाहरण है, ये वलित पर्वत के उदाहरण है। वलित पर्वत मतलब कि फोल्डेड माउंटेन, ठीक है ना। ये जो तीनों ऑप्शन है नीचे के वो वलित पर्वत के एग्जाम्पल है, फोल्डेड माउंटेन के एग्जाम्पल है। और आपसे अगर सवाल पूछे कि सर वलित पर्वत कैसे बनते हैं, फोल्डेड माउंटेन कैसे बनते हैं, अरे दोस्त मैंने बताया था आपको, दो टेक्टोनिक प्लेटें जब टकराती हैं आपस में, है ना, टेक्टोनिक प्लेटों के अभिसरण से, टकराने से जिस पर्वत का निर्माण होता है उन्हीं को हम बोलते हैं फोल्डेड माउंटेन यानी कि वलित पर्वत, ठीक है। मैंने दो पर्वत आपको बताएं। वोल्केनिक माउंटेन कैसे बनता है, तो पृथ्वी के गर्भ से जो लावा ऊपर आती है पृथ्वी के क्रस्ट पर, जमने के बाद ठोस हो जाती है, तो वो आपका वोल्केनिक माउंटेन होता है, ठीक है। और वलित पर्वत कैसे बनती है, जब टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराती हैं और टकराने के बाद जो इसमें जो फोर्स बनता है, टकराने के बाद जो पर्वत का निर्माण होता है उसी को हम बोलते हैं वलित पर्वत यानी कि फोल्डेड माउंटेन। तो ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है किलिमंजारो। और किलिमंजारो कहां पर है, तो अफ्रीका महाद्वीप में कहां पर पड़ता है, ये तंजानिया में पड़ता है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना आपको, किस देश में पड़ता है अफ्रीका महाद्वीप में, तो तंजानिया में पड़ता है। और ये अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी भी है। ये भी क्वेश्चन पूछेगा, हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, तो आप बोलोगे किलिमंजारो। और किलिमंजारो क्या है, एक ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है, एक वोल्केनिक माउंटेन का एग्जांपल है। क्लियर है भैया सबको? चलो भाई, अविनाश सर का चैंपियन भी आ चुके हैं। शिवानी चौहान, इंग्लिश बहुत इजी थी। चलो अच्छी बात है, पेपर इजी आएगा। अभी पेपर को छोड़ो, यहाँ पे तैयारी कर लो, है ना। बाद में डिस्कशन करना कि पेपर कैसा हुआ था। पेपर अच्छा होता है जिसकी तैयारी अच्छी होती है, ठीक है। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जरा इसका उत्तर करो। 2 सवाल कर चुके हैं, पहला सवाल आर्ट एंड कल्चर का था, दूसरा क्वेश्चन ज्योग्राफी का था, तीसरा क्वेश्चन मैंने लिया है पॉलिटी का, तीसरा क्वेश्चन मैंने लिया है पॉलिटी का। देखो यही विशेषता है मेरी क्लास की, हर टॉपिक से मैं सवाल लूंगा, हर सब्जेक्ट से सवाल लूंगा, ताकि आपके 1 घंटे में इतना सारा मैं रिवाइज कराऊं आपका, आप अच्छे से पढ़ पाओ। और पढ़ाने के साथ साथ मैं कॉन्सेप्ट भी आपको बताते चलूंगा, अच्छे से करना, ठीक है। और अभी केवल पढ़ाई पे ध्यान दो, बातें नहीं करो सब। राज्यसभा के कामकाज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ध्यान रखना है, हमेशा पेपर में देखना है कि क्या पूछ रहा है, सही पूछ रहा है कि गलत पूछ रहा है, इस बात को हमेशा नोटिस करके चलना सब, ठीक है। चलो चलिए, तो हमसे राज्यसभा के बारे में पूछा है, राज्यसभा के बारे में हमसे जानना चाह रहा है, तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। राज्यसभा हर दूसरे साल भंग होती है, नहीं, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। राज्यसभा हर दूसरे साल भंग नहीं होती है, राज्यसभा कभी भंग होती ही नहीं है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलो, लोकसभा के विघटन के बाद राज्यसभा भंग हो जाती है, बिल्कुल नहीं, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, ध्यान रखना, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति की सहमति के बाद राज्यसभा भंग कर दी जाती है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। राज्यसभा क्या है? राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, स्थायी सदन है, वो कभी डिसॉल्व नहीं होती है। तो भैया तीनों ऑप्शन गलत हैं। चौथा ऑप्शन क्या लिखा है, थोड़ा सा छुप गया है, कोई बात नहीं। राज्यसभा भंग नहीं होती है, बिल्कुल डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है भाई, राज्यसभा भंग नहीं होती है, राज्यसभा इज नॉट डिसॉल्व, तो कभी भी राज्यसभा भंग नहीं होती है, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट देखने को मिल गया आप सभी को। डी ऑप्शन सबका आ गया क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलो, डी राइट है, वेरी नाइस। तो राज्यसभा के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं कि राज्यसभा का जो जिक्र है वो हमारे संविधान में आर्टिकल 80 में किया गया है, ठीक है। आर्टिकल 80 में राज्यसभा को बताया गया है। और राज्यसभा कैसा हाउस होता है? तो राज्यसभा एक अपर हाउस होता है, ये अपर हाउस, ठीक है, अपर हाउस मतलब कि उच्च सदन बोलते हैं राज्यसभा को। और क्या जानते हो राज्यसभा के बारे में? राज्यसभा के बारे में और मैं आपको बताऊं तो ये आपका दैट इज स्थायी सदन है, ठीक है, स्थायी सदन, स्थायी सदन मतलब कि परमानेंट हाउस, परमानेंट हाउस, क्लियर है। राज्यसभा स्थायी सदन है, परमानेंट हाउस है, ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है, इट कैन नॉट बी डिसॉल्व, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं अगर राज्यसभा के बारे में, तो राज्यसभा के 1/3 सदस्य, 1/3 मेंबर जो होते हैं, 1/3 सदस्य जो राज्यसभा के होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं, यानी कि सेवानिवृत्त हो जाते हैं। कितने सालों पे? एट एवरी 2 ईयर, ये पॉइंट याद रखना सभी, एट एवरी 2 ईयर, ठीक है, ये याद रखना। यानी कि 1/3 सदस्य, राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पे क्या हो जाते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ठीक है। फिर से बोल रहा हूं, हिंदी वाले बच्चे ध्यान से सुनना, राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर क्या हो जाते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी कि रिटायर हो जाते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलो, बाकी के पॉइंट बिल्कुल क्लियर है। राज्यसभा के बारे में ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ये संसद का ही एक अंग होता है, ठीक है, पार्लियामेंट का क्या होता है? एक अंग होता है। चलो भाई देखते हैं, यहां पर एक बात देख लो, संघ सरकार, ठीक है, यहाँ पे देखो संघ सरकार यानी यूनियन का मैंने टेबल लगाया हुआ है, जरा इसको थोड़ा सा गौर करना सब लोग, ठीक है। देखो संघ सरकार क्या होता है? कार्यपालिका, देखो कार्यपालिका हमारी है, कार्यपालिका को बोलते हैं हम लोग एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव, ठीक है। इसका आर्टिकल जो होता है अनुच्छेद 52 से 78, ठीक है, 52 से 78 का आर्टिकल होता है कार्यपालिका का। जो विधायिका है सरकार का ही एक अंग होता है, ये कार्यपालिका भी सरकार का एक अंग होता है, विधायिका भी, विधायिका मतलब लेजिस्लेटिव, विधायिका को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव, ठीक है। इसका आर्टिकल देखोगे 79 से 123 है ना, 79 से लेकर के 123 के बारे में विधायिका के बारे में बात करता है, जिसमें आपको राज्यसभा, लोकसभा, ठीक है, इसके अलावा जो आप पढ़ते हो, जो आपका ये बिल्स वगैरह पढ़ते हो है ना, विधेयक वगैरह पढ़ते हो, सब इसमें पढ़ते हो। फिर आता है न्यायपालिका, सरकार का एक अंग है न्यायपालिका, जिसका आर्टिकल आप पढ़ते हो 124 से 147, सुप्रीम कोर्ट पढ़ते हो न्यायपालिका में, सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 124 से 147 में देखने को मिलता है। और फिर हम पढ़ते हैं कैग के बारे में, सीएजी, सीएजी क्या है भैया? कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको हम बोलते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है, सीएजी, कैग, इसका आर्टिकल 148 से 151 देखने को मिलता है। याद रखना है बिल्कुल सारी बातें, है ना, इसलिए मैंने एक चार्ट यहाँ पे लगाया ताकि आपको रिवाइज हो जाए सब कुछ, ठीक है। चलो, इसके अलावा कार्यपालिका देख लो क्या है। जो कार्यपालिका मैंने बताया आपको अनुच्छेद 52 से 78 है। तो एग्जीक्यूटिव क्या होता है? कार्यपालिका में देखो राष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं, उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं, प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ते हैं, प्रधानमंत्री के अलावा जो उनका मंत्रिपरिषद है उसके बारे में पढ़ते हैं, और जो महान्यायवादी होता है उसके बारे में, महान्यायवादी मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। और राष्ट्रपति साहब का चुनाव कैसा होता है? तो अप्रत्यक्ष होता है। थोड़ा सा माइंड में आपको बिल्कुल क्लियर रखना है। महान्यायवादी का आर्टिकल जो होता है वो 76 होता है, ठीक है, इनको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिपरिषद आप सभी जानते हो, ठीक है।
इंपॉर्टेंट है। उपराष्ट्रपति है, इनका आर्टिकल जो है 63 से 69 के बीच में देखने को मिलता है, और जो राष्ट्रपति है इनका आर्टिकल हमको 52 से 61 के बीच में देखने को मिलता है। समझ रहे हो? तो ये सब बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग आगे भी, बस ये क्वेश्चंस को भी ध्यान में सब रख लेना। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। बस जितने क्वेश्चन कराऊं क्वेश्चन को केयरफुली देखते रहना सब लोग, ठीक है, और ध्यान से बिल्कुल पढ़ाई कर लेना सब लोग। चलो भाई, अगला क्वेश्चन है वर्साई की संधि। क्वेश्चन देखो बड़ा प्यारा है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कंफ्यूज करता है। वर्साई की संधि किस वर्ष हुई थी? ट्रीटी ऑफ वर्साई जो है ये कब हुआ था? और सारे एग्जाम के ही क्वेश्चन आप देख पा रहे हो कि एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं ये सब, ठीक है। 1921 में है, 1919 में है, 1933 में, 1940 में। याद रखना है ये वर्साई की संधि हुई क्यों थी, है ना, ये याद रखना कि ये जो ट्रीटी है ये हुई क्यों थी। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब ये खत्म हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध ये चला था 1914 से 1918 के बीच में, ठीक है। 1914 से 1918 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था, और ये जब समाप्त हुआ तो आप सभी जानते हो जब वर्ल्ड वॉर विश्व युद्ध जब समाप्त होता है या कोई भी युद्ध समाप्त होता है तो कुछ संधि होती है। संधि मतलब कि जो हारा हुआ देश होता है ना, तो वो कुछ संधि करता है ना, पैक्ट होता है। तो जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ तो जीत किसकी हुई? मित्र राष्ट्रों की जीत हो गई। जो मित्र राष्ट्र थे उस टाइम पे उनकी हो गई जीत, ठीक है। पराजय किसकी हो गई? तो जर्मनी की हो गई पराजय, ठीक है। जर्मनी की हो गई क्या? पराजय। याद रखना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी पराजित हो गया, मित्र राष्ट्र जो है ये जीत गए, ठीक है। अब ये आपको भी पता है कि जो भी जीतता है किसी भी युद्ध में तो वो हारे हुए उस प्रतिनिधि को, जो हारा हुआ रहता है उसको हम कुछ ना कुछ थोपते हैं, समझ रहे हो। जैसे आप भी कोई लड़ाई करते हो, अगर आप जीत जाते हो तो निश्चित रूप से जो हारा हुआ है वो आपकी बात मानने को मजबूर है ना। उसी तरीके से जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और मित्र राष्ट्र जब जीत गए तो जर्मनी हार गया। अब यूनाइटेड नेशन जो है, सॉरी उस समय यूनाइटेड नेशन नहीं, जो ऐसी संस्थाएं उस समय थी जो पहल करती थी शांति की, है ना, पीस एस्टेब्लिशमेंट के लिए शांति की पहल करती थी, तो उन्होंने माना कि भाई जर्मनी की गलती थी और जर्मनी का ही पूरा इसमें रोल था इस युद्ध को करने में। तो जब जर्मनी हार गया तो बहुत सारा इसमें संधि हुआ और बहुत सारा जो लैंड है जर्मनी का, बहुत सारी जो भूमि है उस पर कब्जा कर लिया मित्र राष्ट्रों ने, है ना। और कहा जाता है कि जर्मनी की 10% जो लैंड है उस टाइम पे जर्मनी की 10% जो भूमि है वो कम हो गई, है ना। कम क्यों हो गई? क्योंकि जो है मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी की भूमि पर, लैंड पर कब्जा कर लिया, ठीक है। और इसी संधि को नाम दिया गया दैट इज वर्साई की संधि। इसी ट्रीटी को नाम दिया गया दैट इज वर्साई की संधि। ये क्लियर हुआ सबको? सॉरी, बताओ भाई। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद ये समझौता हुआ था और जो मित्र राष्ट्र थे उन्होंने जर्मनी के बीच जो है एक समझौता किया, हस्ताक्षर हुए, और इस युद्ध में जर्मनी को जो है काफी ज्यादा हानि हुई थी। जर्मनी को हमलावर माना गया था कि जर्मनी की गलती है और इसमें काफी हानि हुई जर्मनी की। जर्मनी की 10% भूमि जो है ये कम हो गई थी और इसी को वर्साई की संधि बोली गई। और क्योंकि आप समझ सकते हो 1914 से 18 तक चला था तो 1919 में जो है ये संधि हो गई थी, ठीक है। ऐसे याद रख लेना, है ना, क्योंकि जनरली क्या होता है ना कि ईयर याद होता नहीं है, तो आपको ऐसे कहानी की तरह याद रखना पड़ेगा कि हाँ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 18 तक चला था, उसके बाद संधि हुई, मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी से संधि की, जर्मनी पराजित हो गया था, तो 1919 में जो है ये संधि हुई थी। इसी को बोला गया दैट इज ट्रीटी ऑफ वर्साई, वर्साई की संधि। क्लियर है सबको? मित्र राष्ट्र की जीत, बहुत बढ़िया, ठीक है। याद रखना है ईयर, क्योंकि याद नहीं होता है बच्चों को, ये भूल जाता है 10 दिन बाद ना, आपको भी भूल जाएगा कि वर्साई की संधि कब हुई थी। लेकिन ये कहानी याद रखना कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 14 से 18 तो अगले वर्ष में संधि हुई होगी, ठीक है। ऐसे याद रख लेना ताकि क्वेश्चन आपसे गलत ना हो। चलो भाई अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, जरा इसको करते हैं। लता मंगेशकर जी को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? भाई देखो लता मंगेशकर जी के बारे में आप सभी जानते हो, स्वर कोकिला के नाम से जानी जाती हैं ये, है ना, भारत की स्वर कोकिला कही जाती हैं। और ये प्लेबैक सिंगर, है ना, ये प्लेबैक सिंगर मानी जाती हैं बॉलीवुड में, जो बहुत सारे इनके गाने हैं, बहुत सारे सॉन्ग्स हैं। तो इनके बारे में आपको क्वेश्चन याद रखना है, क्योंकि आप जानते हो कि पिछले साल जो है इनकी डेथ हुई थी, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? चलो भाई, पिछले साल इनकी डेथ हुई थी, है ना। तो लता मंगेशकर जी पार्श्व गायिका हैं, प्लेबैक सिंगर हैं, थी, और बहुत सारे गाने इनके हैं बॉलीवुड में,
तो आपको बता दूं कि जो है पहले तो इनको भारत रत्न के बारे में आप समझ लो, ठीक है। भारत रत्न जो है हमारे देश में जो शुरू हुआ था ये 1954 में। इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1954 में। ये भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हमारे देश का कौन सा है? दैट इज भारत रत्न है। और इस पुरस्कार की शुरुआत 54 में हुई थी, 1954 में। और लता मंगेशकर जी को ये अवार्ड मिला था, दैट इज 2001 में, ठीक है। 2001 में इनको ये पुरस्कार मिला था, लता मंगेशकर जी को, भारत रत्न, ठीक है। और इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1954 में। ये भी याद रखना सब लोग, ठीक है ना। क्लियर है सबका? बहुत बढ़िया। यहाँ पे स्वाति सिंह जी का उत्तर ठीक है, चैंपियन जी का उत्तर भी ठीक है, वेरी नाइस। एक बार वीडियो को जिन लोगों ने शेयर नहीं किया, आपसे बस यही बोलूंगा वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ताकि सभी बच्चों को पता चले आज से क्लास स्टार्ट हो गई है, आपके सभी दोस्तों को भी पता चले, ठीक है। और वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, ठीक है ना। लाइक और शेयर आप लोग करो, बाकी का काम मेरे पे छोड़ दो। यहाँ पे देख लो भाई, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले कुछ संगीतकार के नाम याद रखना है आपको, ठीक है। कुछ म्यूजिशियन के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं जिनको भारत रत्न मिला है, तो आप लोग जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट होता है ये, ठीक है। तो MS सुब्बुलक्ष्मी कर्नाटक संगीत गायिका थी। 1998 में इनको जो है भारत रत्न मिला था। पंडित रविशंकर जी के बारे में आप जानते हो, ये भी क्या है? ये एक इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। तो आप बताएंगे मुझे कि पंडित रविशंकर जी क्या बजाते हैं? 1999 में इनको मिला था भारत रत्न। लता मंगेशकर जी को 2001 में, ये 2011 लिख दिया गलत है, 2001 में इनको मिला था भारत रत्न मंगेशकर जी को, जैसा कि बताया। भूपेन हजारिका जी को 2019 में मिला था। भूपेन हजारिका जी ये मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति रहे हैं। 2019 में इनको भारत रत्न मिला है। असम के रहने वाले हैं ये, ठीक है। असम के रहने वाले हैं, असम के बहुत बड़े ये संगीतकार भी रहे हैं, ये जो है डायरेक्टर भी रहे। ये अपना गाना खुद कंपोज भी करते थे, ये खुद बनाते भी थे, खुद लिखते थे, खुद कंपोज करते थे और खुद गाते थे, है ना। मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति थे, ठीक है। तो भूपेन हजारिका जी असम के जो है ये रहने वाले थे और इनको मिला था 2019 के अंदर। पंडित रविशंकर जी के बारे में याद रखना, ये जो है इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, वाद्य यंत्र बजाते हैं। और कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? सितार बजाते हैं। बहुत बढ़िया, देखो वेरी गुड, है ना। सितार वादक है, पंडित रविशंकर जी को भी अवार्ड मिला है। बहुत बढ़िया, है ना। तो ये सारे बच्चे बिल्कुल एग्जाम इंडिया से पढ़ते हैं और धड़ाधड़ उत्तर कर दिया सबने। सीमा जी, साक्षी जी, है ना, और मनु जी, बहुत बढ़िया। अविनाश सर का चैंपियन, वेरी गुड वेरी गुड। तो पढ़ने का फायदा मिल रहा है कि नहीं? चलो, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, कुछ एडिशनल क्वेश्चन है आपके बारे में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। इस क्वेश्चन को करो, ये पहले भी करा चुका हूं मैं ये क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूं और एक बार फिर से आपके सामने रिवाइज कराने के लिए आ रहा हूं। पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे क्या कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी पर, जैसे आप सभी जानते हो, करोड़ों वर्ष पहले क्या है, अभी तो हमारे अर्थ पे पृथ्वी पर कितने कॉन्टिनेंट हैं? तो 7 कॉन्टिनेंट हैं, 7 महाद्वीप हैं। लेकिन करोड़ों वर्ष पूर्व आप देखोगे तो हमारा जो ये अर्थ है, ठीक है, हमारा जो अर्थ है उसमें क्या है? केवल एक ही महाद्वीप हुआ करता था। हमारे अर्थ में केवल एक ही कॉन्टिनेंट, एक ही महाद्वीप हुआ करता था। ये एक ही कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसे हम क्या बोलते थे? हम इसको बोलते थे क्या? दैट इज पैंजिया। ध्यान रखना, पैंजिया, ठीक है। करोड़ों वर्ष पूर्व केवल, जैसे अभी तो हमारे पास आप जानते हो कि 7 महाद्वीप हैं। हमारे अर्थ पे टोटल 7 कॉन्टिनेंट है, लेकिन करोड़ों वर्ष पूर्व क्या था? एक ही महाद्वीप था जिसको हम ये पैंजिया बोलते थे। और इसके जो किनारे आप देख रहे हो, ये एक सागर हुआ करता था, ये एक सागर हुआ करता था जिसको हम बोलते थे क्या? पैंथालाशा। समझ रहे हो? ये एक सागर हुआ करता था, इसके चारों तरफ जो सागर हुआ करता था, ओशियन, उसको हम बोलते पैंथालाशा। और आज के टाइम पे आप सभी जानते हो कि हमारे पास प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर है, हिंद महासागर है, फिर आपका साउदर्न ओशियन है, मतलब कि जो है अटलांटिक आर्कटिक महासागर है। समझ रहे हो? 5 महासागर अभी आपके पास है, लेकिन पहले क्या था? पहले केवल पूरा एक ही महासागर हुआ करता था, दैट इज पैंथालाशा था, ये चारों तरफ। और बीच में जो भूखंड था इसको हम बोलते थे दैट इज आपका पैंजिया। हुआ क्या? फिर प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट हुआ। समझ रहे हो? यहाँ पे क्या हुआ? प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट स्टार्ट हो गया। अब जब प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट स्टार्ट हो गया तो 2 पार्ट में ही टूट गया, ये 2 पार्ट में टूट गया। तो जो ऊपर वाला पार्ट है, उत्तर यानी कि नॉर्थ वाला पार्ट है, इसको बोला गया दैट इज आपका अंगारा लैंड, अंगारा लैंड। और नीचे वाले को बोला गया गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड।
समझते रहना, अभी इसको डायग्राम भी दिखा दूंगा आपको, ठीक है। ये जब प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट हुआ, जब प्लेटें आपस में टकराने लगी तो इसके दो भूखंड हो गए, ऊपर वाले का नाम हो गया अंगारा लैंड और नीचे वाले का नाम हो गया दैट इज गोंडवाना लैंड। इंडिया जो हमारा गोंडवाना लैंड में आया था, इंडिया जो है भारत हमारा गोंडवाना लैंड में था और ये गोंडवाना लैंड से ऊपर की तरफ बढ़ा, यूरेशियन प्लेट से टकराया, भारत जो है यूरेशियन प्लेट से टकराया, यूरेशिया प्लेट से टकराया और इसका कुछ हिस्सा जो है ऊपर भी चला गया, ठीक है। जैसा कि आप सभी जानते हो यूरो एशियन प्लेट से जो है इंडिया का निर्माण हुआ और हिमालय पर्वत वगैरह का निर्माण हुआ था, आप सभी जानते हो। क्लियर है, इतना तो सब जानते हो ना भाई। चलो, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया, ठीक है। और इसी को अंगारा लैंड को ही हम लोग लॉरेशिया भी कहते हैं, कंफ्यूज मत होना, इसी को हम लोग लॉरेशिया के नाम से भी जानते हैं, लॉरेशिया, ठीक है। अंगारा लैंड भी कहते हैं, लॉरेशिया भी कहते हैं, नीचे को हम गोंडवाना लैंड कहते हैं, ठीक है। और ये ध्यान रखना, तो हमारा क्या था, भूखंड को क्या बोलते थे, दैट इज पेंजिया, इसको हम बोलते थे पेंजिया, समझ गए। बी ऑप्शन करेक्ट है, सबका उत्तर आ गया पेंजिया, बहुत बढ़िया। तो ये दो पार्ट में टूटा, ऊपर वाला अंगारा लैंड या इसी को लॉरेशिया कहते थे, नीचे वाले को गोंडवाना लैंड कहते थे। भारत गोंडवाना लैंड में ही था, फिर धीरे धीरे भारत का क्या हुआ, भारत आगे बढ़ा, यूरो एशियन प्लेट से टकराया भारत, ठीक है। और टकराने के बाद जो है भारत का कुछ हिस्सा जो है एशिया में जो है यूरोप वाले पार्ट में भी आ गया, है ना, मतलब कि यूरो एशिया प्लेट। यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे आप देखिए कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जब हुआ, महाद्वीपीय विस्थापन जब स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो कैसे क्या हुआ, जरा इसको डायग्राम को देखो जरा, सब बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, थोड़ा सा समझने के लिए वर्ल्ड मैप के अकॉर्डिंग, ठीक है। देखो 225 मिलियन ईयर्स एगो आप देखोगे ये पूरा क्या था, आप देख रहे हो अर्थ है और ये पूरा पेंजिया बना हुआ है, ये पूरा पेंजिया था, ठीक है, एक ही भूखंड था, दैट इज पेंजिया। उसके बाद क्या हुआ, कुछ इस तरीके से 150 मिलियन पहले इस तरीके के टूटा, प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट हुआ, तो ऊपर वाला पार्ट हो गया लॉरेशिया, नीचे वाला पार्ट हो गया गोंडवाना, ठीक है। ऊपर वाला पार्ट था लॉरेशिया, नीचे वाला हो गया गोंडवाना। उसके बाद क्या हुआ, आप देखोगे यहाँ पर देखो, फिर मूवमेंट हुआ, ठीक है। मूवमेंट के बाद जो ऊपर वाला लॉरेशिया को ही अंगारा लैंड भी कहते थे, ठीक है, ये भी याद रखना, लॉरेशिया को ही अंगारा लैंड भी कहते थे और नीचे वाले को गोंडवाना कहते थे, ठीक है। फिर अब देखो लॉरेशिया में आ गया नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया, ठीक है। और जो गोंडवाना है उसमें आ गया साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ठीक है। इस तरीके से कुछ ऐसा दिखता, फिर धीरे धीरे इस तरीके से निर्माण हुआ, है ना, धीरे धीरे इस तरीके से निर्माण हुआ। आप देख पा रहे होगे, वर्ल्ड मैप आपने देखा होगा, बिल्कुल आपको क्लियर हो रहा होगा। और अब देखो प्रेजेंट में कुछ इस तरीके से आपको दिखता है कि आपका क्या होता है, जैसे इंडिया है, इंडिया क्या है, अब देखो इंडिया धीरे धीरे क्या हुआ, इंडिया का आप देख रहे हो ना, यूरेशियन प्लेट से टकराया इंडिया और इस तरीके से निर्माण हुआ इंडिया का, ठीक है। गोंडवाना लैंड में इंडिया था और गोंडवाना लैंड से धीरे धीरे यूरेशियन प्लेट से टकराया और कुछ इस तरीके से इंडिया आपका दिखता है, ठीक है। ये इक्वेटर है, बीच में जो लाइन खींची हुई है ना, ये इक्वेटर है, मतलब कि ये विषुवत रेखा है, ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है। तो इंडिया जो है इक्वेटर से नॉर्थ में है, इंडिया क्या है, इक्वेटर से नॉर्थ में है, मतलब कि उत्तर में है, यानी कि भारत से इक्वेटर जो पास नहीं होती है, खैर आप जानते हो ये बात तो, ठीक है। क्लियर है, समझ पाए, कॉन्सेप्ट समझ पाए कि नहीं, क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट था और मुझे उम्मीद है कि आप क्वेश्चन बिल्कुल समझ गए होंगे और ये क्वेश्चन मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं आप लोगों से, तो आई होप क्वेश्चन बहुत क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। भारत के संविधान का अनुच्छेद समान नागरिक संहिता को परिभाषित करता है, ये बताओ मुझे। चलो क्वेश्चन है समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, बहुत चर्चा हो रही है इसकी, है ना। यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा काफी टाइम से हो रही है, आप सभी जानते हो। तो ये किस आर्टिकल में है, आर्टिकल के क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलता है। तो समान नागरिक संहिता, देखो हमारे देश में ना दो तरह के कानून जो आप जानते हो फॉलो किए जाते हैं, एक होता है आपका सिविल लॉ, एक होता है सिविल लॉ और एक होता है आपका क्रिमिनल लॉ। समझिएगा इस बात को, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। क्रिमिनल लॉ, एक होता है फौजदारी कानून, एक होता है दीवानी कानून, ठीक है। सिविल लॉ को हम बोलते हैं दैट इज दीवानी, इसको बोलते हैं फौजदारी। समझिएगा, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ। जो है क्रिमिनल लॉ क्या होता है भाई, क्रिमिनल लॉ होता है जैसे आईपीसी सीआरपीसी आप जानते हो, है ना। आईपीसी सीआरपीसी आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। क्रिमिनल लॉ में कि जो है अगर किसी व्यक्ति ने, कोई हिंदू व्यक्ति है, सपोज दैट कोई हिंदू व्यक्ति है, उसने कोई मर्डर किया तो उसको आईपीसी की धारा 302 लगती है, ठीक है। अगर किसी मुस्लिम व्यक्ति ने मर्डर किया, ठीक है, तो उसको भी आईपीसी की धारा 302 लगेगी। मतलब कि जो सजा है वो सेम होगी, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, आईपीसी की धारा के तहत सजा होती है, आप सभी जानते हो, ठीक है। तो ये
होता है, दैट इज क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ क्या हमारे देश में एक है, हमारे देश में, पूरे देश में क्रिमिनल लॉ क्या है, एक जैसा है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। लेकिन जो सिविल लॉ है ना, ये सिविल लॉ जो है वो अलग अलग धर्मों के पास अलग अलग है ना, ये अलग अलग रिलीजन में अलग अलग सिविल लॉ चलता है, और इसी को एक करने की बात हो रही है कि हमारे देश में एक जैसा कानून हो, सिविल लॉ भी एक हो, है ना। क्रिमिनल लॉ तो एक है, क्रिमिनल लॉ तो एक है, लेकिन सिविल लॉ एक नहीं है, ये सभी धर्मों में अलग अलग है। जैसे कि जमीन के मामले में, लैंड के मामले में हिंदू में कुछ अलग कानून है, मुसलमानों में कुछ अलग कानून है लैंड से रिलेटेड। शादी से, विवाह से रिलेटेड, आप सभी जानते हो विवाह से रिलेटेड हिंदू धर्म में अलग कानून है, मुस्लिम धर्म में अलग कानून है। तलाक से रिलेटेड हिंदू धर्म में अलग कानून है, मुस्लिम धर्म में अलग कानून है। दिस इज द सिविल लॉ, है ना। तो सिविल लॉ क्या है, ये सभी धर्मों में अलग अलग है ना। इसी को एक करने की बात हो रही है। जैसे मोदी जी ने चलवाया है ना टैक्स, जीएसटी, एक देश एक कर, उसी पैटर्न पे काम हो रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड पे कि एक देश एक कानून, ठीक है, एक देश एक कानून, ये बात हो रही है। तो ताकि जो सिविल लॉ है ये भी एक हो, क्रिमिनल लॉ तो एक ही है, लेकिन सिविल लॉ को भी एक करने की बात हो रही है। यही है हमारा समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो आपको देखने को मिलता है आर्टिकल 44 में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसका आर्टिकल याद रखना। आर्टिकल सबको याद है, कोई बड़ी बात नहीं है अगर आपको भी याद है आर्टिकल 44, लेकिन आपको इसका पैटर्न भी समझना चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 44 है, कहां पे आता है ये 44? डीपीएसपी के अंदर ये देखने को मिलता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य का नीति निर्देशक तत्वों में आपको देखने को मिलता है डीपीएसपी में। और ये जो है आर्टिकल 36 से 51 के अंदर देखने को मिलता है आपको। इसका जो भाग है यानी कि किस पार्ट में रखा गया है, तो पार्ट 4 में देखने को मिलता है ये। और ये कहां से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना भाई। तो ये ध्यान रखना है हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड। और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला एकलौता जो राज्य है वो है गोवा, ठीक है, गोवा, ये भी याद रखना है आपको। गोवा एकमात्र राज्य है भारत का जहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, ठीक है। और दूसरा राज्य जो है वो लागू करने की रेस में है उत्तराखंड, अभी वो लागू नहीं किया है, लागू करने की रेस में है वो उत्तराखंड, दूसरा राज्य है, अभी लागू हुआ नहीं है। पहला स्टेट याद रखना है, दैट इज गोवा। क्लियर है सबको, यहां तक क्लियर है सबको? चलो आगे बढ़ते हैं, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, चलो इस प्रश्न का उत्तर करें। समझते चलना सब लोग, ठीक है, जितना मैं समझाते चल रहा हूं सब समझते चलना सब लोग, कॉन्सेप्ट के साथ समझना। और भाई वीडियो को एक बार सभी लोग शेयर कर दो, जिन लोगों ने शेयर नहीं किया, कंजूसी कर रहे हैं वो लोग, तो वो लोग अपनी कंजूसी जरा थोड़ा सा साइड में रखें, थोड़ा दिल खोल के सेशन को शेयर भी करें, वीडियो को लाइक भी करना है, ठीक है। कौन सा शासक है जो मौर्य वंश से संबंधित नहीं था? देखो पेपर में जब भी क्वेश्चन नहीं पूछे ऐसा पढ़ने के बाद, तो हमेशा नहीं को क्या कर देना है, अंडरलाइन कर लेना है, ताकि आपको क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाए कि क्या हमें करना है क्वेश्चन में, ठीक है। तो हमेशा नहीं को अंडरलाइन कर लेना है, क्योंकि अक्सर इस नहीं को हम नहीं पढ़ते हैं, है ना, अक्सर इस नहीं को हम नहीं पढ़ते हैं और हमारा सवाल गलत हो जाता है, तो सवाल गलत नहीं करना है। चलो भाई, मौर्य वंश से संबंधित तो अशोक आप जानते हो कि मौर्य वंश का एक प्रसिद्ध शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य, ये मौर्य वंश का क्या था, संस्थापक था। मौर्य वंश का क्या था, संस्थापक था, संस्थापक मतलब कि फाउंडर था। और आपका जो है बिंबिसार, देखो ये बिंबिसार कौन था, तो बिंबिसार जो है ये मौर्य वंश का शासक नहीं था, ये हर्यक वंश का शासक था, है कि नहीं, हर्यक वंश का संस्थापक रहा है ये बिंबिसार। तो यहां पे हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बिंबिसार, क्योंकि हर्यक वंश का ये हमारा क्या था, संस्थापक था। और बिंदुसार कौन है, तो बिंदुसार आप जानते हो कि ये भी मौर्य वंश का ही शासक था। मौर्य वंश में बेसिकली आप तीन जो शासकों के बारे में पढ़ते हो, एक तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ते हो आप, उसका बेटा जो था, फिर बिंदुसार और फिर अशोका आता है ना। तो मौर्य वंश के तीन शासकों के नाम आप जानते हो। ये जो बिंबिसार थे ये हर्यक वंश के संस्थापक थे, आपको ये जानना है। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सबका सही है? सीमा जी, साक्षी जी, स्वाति जी, इन लोगों का ठीक है, वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जानते रहना, मौर्य वंश से रिलेटेड क्वेश्चन था, यानी कि जितने भी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी हैं, जितने भी महत्वपूर्ण वंश हैं, उनके संस्थापक के नाम आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। ये प्राचीन इतिहास का क्वेश्चन मैंने लिया है, यहाँ पे एमटीएस में पूछा गया सवाल भी है, और बहुत सारे एग्जामों में ऐसे सवाल आते रहते हैं, ठीक है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज हैं उनके फाउंडर के नाम आप लोग जरूर पढ़ लिया करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी है, कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी है, यानी कि पेनिनसुलर रिवर आपको बताना है। सीजीएल 2022 का पूछा गया सवाल है, और ऐसे सवाल आते रहते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी का एक और सवाल नदियों से रिलेटेड है, ड्रेनेज सिस्टम से। मैं आपको पहले बताया था कि ड्रेनेज सिस्टम से क्वेश्चन हमारे परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेनिनसुलर रिवर है, ब्रह्मपुत्र है, नर्मदा है, और गंगा है, सिंधु है। कौन सी प्रायद्वीपीय नदी है? देखो आपको थोड़ा सा मैं बता दूं प्रायद्वीपीय नदी के बारे में, कैसे आप नदी को याद रखोगे कि प्रायद्वीपीय नदी है। तो भारत में नदी के दो प्रकार होते हैं, है ना। रिवर जो हमारे देश में इंडिया में है दो प्रकार के होते हैं, जरा देखते हैं।
यहाँ पर आपको मैप दिख रहा होगा भारत का। मैप देखने से पहले आप ये समझो, रिवर जो हमारे देश में है, इंडिया में जो नदी है, ये दो प्रकार से आप इसको क्लासिफाई कर सकते हो। एक होती है हिमालयन रिवर, हिमालयन रिवर, ठीक है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं हिमालयी नदियाँ, हिमालयी नदियाँ। हिमालयी नदियाँ का मतलब होता है दैट इज जो हिमालय से नदियाँ निकलती हैं। और दूसरा जो इसका क्लासिफाई है दैट इज, इसको बोलते हैं हम लोग पेनिनसुलर रिवर, पेनिनसुलर रिवर, पेनिनसुलर रिवर, जिसको हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ, प्रायद्वीपीय नदियाँ। समझते रहना मेरी बात को, ठीक है। और ये प्रायद्वीपीय नदियाँ दो प्रकार की होती हैं। एक होती है अरब सागर में गिरने वाली नदी, अरब सागर में गिरने वाली नदी, और एक होती है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी। समझ रहे हो, प्रायद्वीपीय नदियां दो प्रकार की होती हैं, एक तो अरेबियन सी में गिरने वाली नदी और एक बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी, ठीक है। अरब सागर में गिरने वाली कौन कौन सी नदी है आप सभी जानते हो भैया, कौन कौन सी है? नर्मदा है, तापी है, ठीक है, इसके अलावा साबरमती है, माही है, फिर पेन्नार है, पेन्नार रिवर, ठीक है। इस तरीके से ये अरब सागर में गिरने वाली नदी है। बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में, सॉरी, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है भाई? बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है? तो आप सभी जानते हो कि गोदावरी है ना, कृष्णा है, कावेरी है, ठीक है। इसके अलावा गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, है ना, फिर जो भी इधर की नदियां जो बंगाल की खाड़ी है आपका बीओबी, है ना, यहाँ पे है गोदावरी नदी है, कृष्णा नदी है, कावेरी नदी है, ठीक है, वैगई रिवर है, ये सब बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो ये कैसी नदियां? प्रायद्वीपीय नदियां। हिमालयी नदियां कौन सी हैं? जो हिमालय से निकलती हैं, जैसे गंगा नदी है, गंगा नदी है। गंगा नदी के अलावा सिंधु नदी है, सिंधु नदी, सिंधु नदी मतलब इंडस रिवर, और क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये कैसी नदियां हैं? ये आपकी हिमालयी नदियां हैं जो हिमालय से निकलती हैं। ये कैसी नदियां? प्रायद्वीपीय नदियां जो अरब सागर में गिरती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। समझ रहे हो? थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? जो बच्चे थोड़ा सा नहीं जानते होंगे शायद उनको क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है, ये मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया। क्वेश्चन क्या पूछा था? कौन सी प्रायद्वीपीय नदी है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ब्रह्मपुत्र, ये जो ब्रह्मपुत्र है, गंगा है और ये सिंधु है, ये क्या है? ये हिमालयी नदियां हैं, हिमालय से निकलती हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? नर्मदा, नर्मदा। समझ गए? ऐसे प्रश्न को टैकल करते हैं, बिल्कुल ध्यान से करेंगे क्वेश्चन तो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, नर्मदा नदी के बारे में तो मैं बहुत बार बता चुका हूं आप लोगों को। ये नदी कहां से निकलती है? अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है, अमरकंटक के पठार से निकलती है, ठीक है। और ये जो है आपका विंध्य और सतपुड़ा रेंज से ये नदी निकलती है, बीच से आती है। ये विंध्य रेंज है, ये सतपुड़ा रेंज है, इसके बीच से ये नदी आती है और ये जो है आपका रिफ्ट वैली का निर्माण करती है। रिफ्ट वैली के साथ साथ ये जो है ब्लॉक माउंटेन का पार्ट बनाती है, ब्लॉक माउंटेन यानी ब्लॉक पर्वत का निर्माण करती है। और ये जो है आकी है सागर में अपना पानी गिराती है और एस्चुरी का निर्माण करती है। एस्चुरी मतलब कि ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, ठीक है, ये बात आप लोग जानते रहिएगा। नर्मदा, गंगा नदी आप जानते हो सभी कि गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, उत्तराखंड गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, वहां से आपका ये पता है आपको। सिंधु नदी आप सभी जानते हो कि ये निकलती है आपका कैलाश मानसरोवर लेक से, है ना। मानसरोवर लेक जो तिब्बत में है वहां से ये सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी यहीं से निकलती हैं, तिब्बत से। जो मानसरोवर लेक है तिब्बत में, वहीं से ओरिजिनेशन होता है सिंधु का भी और ब्रह्मपुत्र का भी, ठीक है। समझ पाए क्वेश्चन मेरा? तो इस प्रश्न का उत्तर गंगा नर्मदा हो जाएगा। और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आपको मैप से समझाने की कोशिश करी है। आप जैसे ये जो हिमालय, ये पूरा क्या है? ये पूरा हिमालय है, यही पूरा क्या है? यही पूरा हिमालय है, ठीक है। यही में आपका जो नदी गिरती है दैट इज द वो आपकी सिंधु नदी जो है, इंडस रिवर यहीं पे ओरिजिनेट होती है, फिर आपका ब्रह्मपुत्र रिवर यहीं से ओरिजिनेट होती है। ये पूरा हिमालयी क्षेत्र है, ठीक है। और जो प्रायद्वीपीय नदियां क्या है? प्रायद्वीपीय नदियां ये वाले हिस्से की नदियां हैं, ये वाली जो हिस्से की नदियां हैं उनको प्रायद्वीपीय नदियां कहते हैं। और यहाँ जो नदियां फ्लो होती हैं उनको हिमालयी नदियां कहते हैं, ठीक है। जैसे आपका आप जानते हो नर्मदा नदी आती है, ताप्ती आती है, आपकी माही आती है, ठीक है, पेन्नार नदी आती है, अरब सागर में गिरती है, और गोदावरी गिरती है बे ऑफ बंगाल में, ठीक है, फिर कृष्णा गिरती है बे ऑफ बंगाल में, कावेरी गिरती है बे ऑफ बंगाल में। समझ रहे हो ना? तो ये ध्यान रखना है आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आई होप आप सभी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अब इसी क्रम में एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। वडाली ब्रदर्स
क्वेश्चन है आर्ट एंड कल्चर का, ये क्वेश्चन है आपको बता दूं, आर्ट एंड कल्चर का एक और क्वेश्चन मैंने रखा है आर्ट एंड कल्चर का, ठीक है। वडाली ब्रदर्स निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक है। वडाली ब्रदर्स जो है वो इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है किस संगीत से, तो कर्नाटक संगीत है, छत्तीसगढ़ी लोक है, सूफी संगीत है या हिंदुस्तानी शास्त्रीय नृत्य है। तो वडाली ब्रदर्स जो है एक सूफी जो है वो संगीतज्ञ कहे जाते हैं। आप देख सकते हो फोटो में दो ब्रदर हैं जिनको हम वडाली ब्रदर कहते हैं। तो ये सूफी संगीत से इनका संबंध माना जाता है, ठीक है। सूफी संगीत आपको ये याद रखना है, ठीक है। कभी कभी पर्सनालिटी जो फेमस पर्सनालिटी होते हैं उनके नाम पूछ ले जाते हैं, भैया किस घराने से संबंधित हैं या किस संगीत क्षेत्र से संबंधित हैं, है ना। बहुत जल्दी मैं एक वीडियो आपके लिए लाने वाला हूं जिसमें सभी घराने, जितने भी इंपॉर्टेंट घराने हैं वो मैं आपको कराने वाला हूं, यानी कि उसके बाहर से कुछ नहीं फिर पढ़ना है आपको, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। 1526 में पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया और दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। तो आप बताएंगे मुझे कि 1526 में किसने इब्राहिम लोदी को हराया और पानीपत के युद्ध में हराया और उसने आगरा और दिल्ली पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। तो आप सभी जानते होंगे कि 1526 में पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया था, और युद्ध लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। हाँ कि ना भाई, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। और किस वंश की स्थापना करी गई थी, मुगल वंश की स्थापना की गई थी। 1526 में पानीपत का पहला युद्ध, बाबर ने इब्राहिम लोदी की हत्या कर दी और यहीं पे मुगल वंश की क्या हो गई, नींव पड़ गई। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, बाबर, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी को भैया, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, वेरी गुड, वेरी नाइस। शिवानी चौहान जी, सिंह विशाल जी, आर्यन जी, बहुत बढ़िया, साक्षी जी। देखो आज मैं आपके कमेंट थोड़ा सा कम ले रहा हूं, क्यों, क्योंकि मेरा फोकस है ना कि मैं ज्यादा क्वेश्चन करवा पाऊं, ज्यादा एक्सप्लेन कर पाऊं आपको, आप 1 घंटे के अंदर ज्यादा कुछ सीख करके जाओ, है ना। क्या है कि जब मैं कमेंट पढ़ने लगता हूं आपके तो ढेर सारा डिस्ट्रैक्शन होता है ना, टाइम खराब हो जाता है। तो मेरा फोकस है कि मैं 1 घंटे में कम से कम 20, 22, 25 क्वेश्चन करवा दूं और आप उसके द्वारा 50 क्वेश्चन सीख के जाओ, ठीक है ना भाई। चलो बुक्स एंड ऑथर से वीडियो भी बना देंगे, बिल्कुल बना देंगे साक्षी जी, टेंशन मत लीजिए। बुक एंड ऑथर्स एक बहुत बड़ा सेगमेंट होता है ना, डोंट वरी। चलिए तो ये ध्यान रखना। और आपको पता होगा कि बाबर ने जो है मुगल वंश की स्थापना की और मुगल वंश की स्थापना करने के बाद इसके लगातार 4 बैटल जो हुए थे बड़ा इंपॉर्टेंट। 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ, 1527 में खानवा का युद्ध हुआ, 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ और 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ। तो ये 4 बैटल जो बाबर के लगातार हुए थे और बाबर सभी युद्ध में विजयी रहा था। ये प्रश्न आपके पेपरों में खूब आता है, तो इसको जरा एक नजर में सभी लोग देख लो, एक नजर में सभी लोग इसको जल्दी से देख लो। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, वैसे तो मुझे पता है आप सभी को ये याद जरूर होगा, ठीक है। 1526 में याद रखना है, खैर सबको याद होगा। बाबर का पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, बाबर विजयी रहा था, पराजित कौन हुआ था, इब्राहिम लोदी, है ना। ये बाबर के युद्ध में आपको बता रहा हूं, बाबर के 4 लगातार युद्ध कौन से, 1527 में खानवा का युद्ध और किसके साथ हुआ था, राणा सांगा के साथ हुआ था, है ना। विजयी बाबर ही हुआ था, बाबर सारे बैटल जीत गया था। 1528 में चंदेरी का युद्ध और मेदिनी राय के साथ हुआ था, एक राजपूत वंश का ये शासक था, ठीक है। 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था, किसके साथ, महमूद लोदी के साथ, अफगान था ये, इसके साथ युद्ध हुआ था। और 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी, है ना। 30 में इनकी डेथ हो गई थी। डेथ कहां पर हुई थी, आगरा में हुई थी, ये भी सवाल याद रखना है। डेथ कहां पर हुई थी भाई, आगरा में हुई थी। और आगरा में ही आराम बाग में इनको दफनाया गया था, लेकिन कुछ समय पश्चात जो है इनको फिर अफगानिस्तान के काबुल में शिफ्ट किया गया था। तो बाबर का जो मकबरा है वो काबुल में है, ठीक है। टॉम्ब जो है वो काबुल में है, लेकिन मरा था आगरा के अंदर, ठीक है ना भाई। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है और आई होप आप सभी को ये पता भी होगा। इस तरीके से आपका रिवाइज भी हो गया बाबर के 4 बैटल, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है भैया, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है। विधान परिषद, विधान परिषद का मतलब आप सभी जानते हो, जैसे केंद्र में संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा, संसद के अंग जो है लोकसभा राज्यसभा, उसी तरह राज्यों की जो व्यवस्था है वो भी आपकी विधान परिषद के रूप में होती है। तो हमारे देश में टोटल 6 ऐसे राज्य हैं, हमारे देश में टोटल 6 ऐसे स्टेट हैं जहां पे विधान परिषद भी देखने को मिलता है। विधान परिषद भी, विधानसभा तो सभी राज्यों में होती है, विधान परिषद भी है, मतलब कि बाई कैमरल है, द्विसदनी, है ना। जिन राज्यों में विधान परिषद है उन राज्यों को हम द्विसदनी कहते हैं, बाई कैमरल कहते हैं। इंडिया में ऐसे 6 स्टेट हैं जहां पे क्या है, द्विसदनीय वाले राज्य हैं, द्विसदनीय, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बाई कैमरल, बाई कैमरल, ठीक है ना। कौन कौन से राज्य हैं द्विसदनी भैया, तो यूपी है, उत्तर प्रदेश,
बिहार। यूपी बिहार तो तुरंत साथ में याद रख लेना है सबको। और यूपी बिहार के बाद आ गया भैया महाराष्ट्र, MH मतलब महाराष्ट्र। फिर आ जाते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से अलग हुआ कौन सा राज्य? तेलंगाना। और तेलंगाना के बाद एक राज्य और याद रखना है कर्नाटक। तो ये इंडिया के 6 राज्य हैं जहां पे आपको बाइकैमरल यानी कि द्विसदनीय देखने को मिलता है, दैट इज विधान परिषद। विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं होता है, विधानसभा तो सभी राज्यों में होते हैं, लेकिन विधान परिषद कुछ ही राज्यों में है, 6 राज्यों में है। और आप यहाँ पे इस अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आप उत्तर प्रदेश यहाँ पे टिक कर लोगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश में क्या है? विधान परिषद है, याद रखना, ठीक है। विधानसभा विधान परिषद, जिन राज्यों में विधानसभा विधान परिषद दोनों है उन राज्यों को हम बाइकैमरल द्विसदनी कहते हैं, याद रखेंगे। टोटल इंडिया में 6 राज्यों में है, इनके नाम जरूर याद रखना, पेपर में क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलो यहाँ पे एक चीज मैं आपको दिखाता हूं, विधानमंडल है ना। राज्यों में जैसे हम केंद्र में संसद बोलते हैं, पार्लियामेंट में हम लोग क्या बोलते हैं? संसद बोलते हैं केंद्र के लिए, है ना। राज्यों के लिए हम क्या यूज करते हैं? विधानमंडल। राज्यों के लिए हम बोलते हैं विधानमंडल, इंग्लिश में भी इसको विधानमंडल ही बोलते हैं। आर्टिकल 168 होता है। तो विधानमंडल के 2 अंग आप देख पा रहे हो, एक होता है विधानसभा, एक होता है विधान परिषद, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। विधान परिषद को इंग्लिश में बोलेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। ध्यान रखिएगा, कोई डरने का नहीं कि इंग्लिश में नहीं लिखा है, ठीक है, मैं बोल दे रहा हूं, ठीक है। विधानसभा दैट मीन्स असेंबली एंड परिषद मीन्स काउंसिल, ठीक है। ये आर्टिकल आपका जो है 170 में है, ये आर्टिकल 169 में है। ये उच्च सदन है, जैसे राज्यसभा आपका क्या होता है? उच्च सदन, अपर हाउस, उसी तरीके से विधान परिषद अपर हाउस होता है। और जैसे लोकसभा होता है आपका निम्न सदन, उसी तरह राज्यों में विधानसभा होता है निम्न सदन, ठीक है। थोड़ा सा जानते रहिएगा, हालांकि बहुत इजी चीज है, ये सब आपको पता होगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर लेकर के आते हैं भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपको बताना है कि कौन सा पेयर जो है वो सही सुमेलित नहीं है। ओके, क्वेश्चन पूछा है नहीं है, देखते हैं भाई फटाफट। चलो कौन सा सुमेलित नहीं है? हमेशा याद रखना, जो भी क्वेश्चन पूछे नहीं है कि है तो उसको आराम से अंडरलाइन कर लिया करो क्वेश्चन को, ठीक है। अब आप एक बार पढ़ते हैं ऑप्शन क्या है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, यानी कि ये क्वेश्चन में हमसे वादक और वाद्य यंत्र से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है और आपको बताना है कि कौन सा पेयर करेक्ट नहीं है। तो हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से संबंधित है, बिल्कुल ठीक है भाई। हरिप्रसाद जी का संबंध बांसुरी से है, बिल्कुल ठीक है, याद रखते रहना, ये भी पूछता है, ठीक है। मियां तानसेन, तानसेन जी के बारे में आप सभी जानते हो और ये नवरत्नों में से एक थे, बिल्कुल ठीक है। अकबर का नवरत्न थे और अकबर के नवरत्नों में तानसेन थे, ठीक है, ध्यान रखना। उस्ताद अली अकबर खान, उस्ताद अली अकबर खान का संबंध सरोद से है, बिल्कुल ठीक है, ये भी स्टेटमेंट, ठीक है, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। सरोद बजाते थे अकबर अली खान जी, ठीक है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, बिस्मिल्लाह खान का नाम आप सभी जानते होंगे, इनको भारत रत्न भी मिल चुका है। बिस्मिल्लाह खान जी को भारत रत्न भी मिल चुका है। और ये सितार वादक थे, ये तो गलत हो गया भैया, सितार वादक नहीं थे, ये क्या बजाते थे? शहनाई बजाते थे। क्या बजाते थे? शहनाई वादक थे, शहनाई, ठीक है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते थे? शहनाई बजाते थे। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है वो शहनाई वादक थे, ठीक है ना, शहनाई वादक थे। मैं आपको दिखाता हूं कुछ इंपॉर्टेंट, जितने भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट वादक और वाद्य यंत्र हैं वो एक ही जगह पे मैंने यहाँ पे लगा दिया है। इसको याद कर लेना, चाहे स्क्रीनशॉट ले लेना, चाहे PDF आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा, वहां से पढ़ लेना सब, ठीक है। चलो देख लो, ये आपके बिस्मिल्लाह खान जी हैं जो बजा रहे हैं क्या? शहनाई, ठीक है। चलो इसको देख लो। सितार, सितार के लिए जो याद रखना है, पंडित रविशंकर जी का नाम, उमा शंकर मिश्रा, बुद्धदित्य मुखर्जी, विलायत खान और शाहिद परवेज और बंदे हसन, ये सितार से संबंधित हैं। सरोद वादक में याद रखना है अमजद अली खान, अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, विश्वजीत राय चौधरी, मुकेश शर्मा और बुद्ध देवदास गुप्ता। जितने भी इंपॉर्टेंट है सारा मैं यहीं पे लिखवा दिया हूं, ठीक है। संतूर, संतूर वादक में 2 नाम याद रखने हैं, शिव कुमार शर्मा और भजन सुपारी, दोनों इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। शहनाई वादक में याद रखना है बिस्मिल्लाह खान जो क्वेश्चन में था, अली अहमद, हुसैन खान, दयाशंकर जगन्नाथ, ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट है, याद रखना सब। बांसुरी वादक, बांसुरी वादक में हरिप्रसाद चौरसिया बड़ा फेमस नाम है, याद रखना सब लोग। पन्नालाल घोष, राजेंद्र कुलकर्णी, वी कुंजमणि, ये भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तबला, तबला वादक भी एग्जाम में आता है भाई। देखो जाकिर हुसैन बड़ा फेमस नाम, अल्लाह रखा खां बड़ा फेमस है, गुदई महाराज, किशन महाराज भी फेमस है, लतीफ खान और सुखविंदर सिंह। तो ये कुछ वादक और वाद्य यंत्र आपके सामने मैंने लिखा है, इसको जरूर लिख लेना कॉपी में, जो भी आपके पास नोटबुक है जहां लिख रहे होगे इसको नोट कर लेना सब लोग, बार बार इसको रिवाइज कर लेना। अगर क्वेश्चन आता है वादक वाद्य यंत्र से, निश्चित रूप से आपको यहां से पेपर में मिल जाएगा। क्लियर है? चलो वेरी नाइस। चलो आगे बढ़ते हैं भाई और अगला सवाल करते हैं।
ये क्वेश्चन अच्छा रिपीट हो गया, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, जो क्वेश्चन मैंने करवाया था चट्टान वाला, किलिमंजारो वाला, तो क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है, इसको छोड़ दो। नेक्स्ट है भाई, चंपा का प्राचीन, देखो अब ये क्वेश्चन महाजनपद से मैंने लिया है, प्राचीन इतिहास का महाजनपद से क्वेश्चन है कि चंपा का प्राचीन शहर महाजनपद की राजधानी माना जाता है, किस महाजनपद की राजधानी चंपा को कहते हैं, ये सवाल है आपका, ठीक है, महाजनपद से रिलेटेड क्वेश्चन है, और किस महाजनपद की राजधानी चंपा थी, ठीक है। तो महाजनपद के बारे में आप सभी जानते हो, जल्दी से याद रखना है, कितने महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे टोटल, है ना। और उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे, यूपी में अगर पूछे कितने थे तो 8 थे, ठीक है, उत्तर प्रदेश में 8 थे। एक क्वेश्चन और पूछता है कि साउथ इंडिया में कितने महाजनपद थे, साउथ इंडिया मतलब कि दक्षिण भारत में कितने महाजनपद थे, तो याद रखना दक्षिण भारत में केवल 1 महाजनपद थे, और कहां पे था ये, जो है महाराष्ट्र के अंदर ये महाजनपद था, ठीक है ना। महाजनपद टोटल 16 थे, उत्तर प्रदेश में 8 थे, और एक जो है महाजनपद वो साउथ इंडिया में था, दक्षिण भारत में, और दैट इज वो महाराष्ट्र में था, उसका नाम था अशमक, नाम क्या था, अशमक, ठीक है। चलो हमसे क्या पूछा, चंपा, चंपा जो है किस महाजनपद की राजधानी थी, तो दैट इज वो थी आपकी अंग की, अंग, आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सबका आया है क्या, ए, ओहो गलत आया है भाई, मनु सहरावत जी का उत्तर गलत आ गया है 1। चलो भाई, साउथ इंडिया में एक था, महाराष्ट्र में, बिल्कुल ठीक है, ये ध्यान रखना। तो चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी, तो अंग की राजधानी थी। काशी, काशी महाजनपद था, इसकी राजधानी क्या थी, वाराणसी, काशी महाजनपद की राजधानी क्या थी, वाराणसी, ठीक है। मत्स्य, मत्स्य महाजनपद का नाम है, ठीक है, और इसकी राजधानी का नाम था विराटनगर, ये याद रखने हैं सबको, विराटनगर, ठीक है। अंग का मैंने बताया चंपा है। वज्जी, वज्जी महाजनपद का नाम है, और इसकी राजधानी थी उस टाइम पे वैशाली, वज्जी की राजधानी थी वैशाली, ठीक है। तो टोटल कितने महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे। अब जल्दी से उन 16 महाजनपद को मैं आपको फटाफट रिवाइज करा देता हूं। देखो मेरी क्लास की विशेषता यही रहेगी, है ना, क्योंकि आप क्वेश्चन से क्वेश्चन निकालोगे, मैं सारी चीजें बिल्कुल रख दूंगा ताकि आपको तैयारी करने में आसानी रहे। देखो भाई 16 महाजनपद थे, जैसा कि आपको मैंने बताया, ठीक है। तो एक तरफ महाजनपद है और एक तरफ कैपिटल है, राजधानी। अंग की राजधानी चंपा, मगध की राजधानी राजगिरी, फिर वैशाली भी हुई, पाटलिपुत्र भी हुई। काशी की राजधानी वाराणसी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, वज्जी, वज्जी की कैपिटल वैशाली भी, विदेह भी, मिथिला भी, ठीक है। कोसल, कोसल की कैपिटल क्या थी, श्रावस्ती। अवंती, अवंती की कैपिटल उज्जैन भी, महिष्मति भी। मल्ल, मल्ल जो है महाजनपद की राजधानी कुशावती, कुशावती, या इसी को हम बोलते थे कुशीनारा, इसी को हम बोलते थे कुशीनारा, है ना। और इसी को कहीं कहीं पे कुशीनगर भी लिखा रहता है, इसी को कहीं कहीं पे क्या, कुशीनगर भी लिखा रहता है। तो कंफ्यूज तो नहीं होना है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। पांचाल, पंचाल, देखो महाभारत में आपने सुना होगा पांचाली का नाम, तो वहीं से आया है ये पंचाल, ठीक है। अहिछत्र और काम्पिल्य। चेदी, चेदी का क्या था, शक्तिमती। कुरु, कुरु का क्या था, इंद्रप्रस्थ। मत्स्य का क्या बताया था, विराटनगर। कंबोज का क्या है, हाटक है। सूरसेन का क्या है, मथुरा है। अश्मक का क्या है, पोतन है। और गांधार का क्या है, तक्षशिला है, ठीक है। ये जो अश्मक है ये आपका दक्षिण भारत का एकमात्र, दक्षिण भारत यानी साउथ इंडिया का जो है एकमात्र महाजनपद यही था, ठीक है। साउथ इंडिया दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद अश्मक था, जो महाराष्ट्र में देखने को मिलता था, ठीक है। इसकी राजधानी थी पोटन, तो ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। ये है 16 महाजनपद जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। महाजनपद और उसकी राजधानी पेपर में पूछ लेता है, याद रखिएगा सब लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन है अपने पास, ठीक है। 20 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, और अभी अपने पास है 2-4 मिनट, 5-10 मिनट में मैं 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। चलो भाई 16 नंबर का क्वेश्चन पहुंच चुके हैं। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। 12वीं अनुसूची का मतलब 12th शेड्यूल। क्वेश्चन क्या पूछा है, 12th शेड्यूल जो है वो किससे रिलेटेड है, ठीक है। 12th शेड्यूल किससे रिलेटेड है। इंग्लिश वर्ड थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया है, इंग्लिश वर्ड थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है, तो इंग्लिश वाला छोड़ दो, अभी हिंदी वाला देखना, ठीक है। तो आप सभी जानते हो कि हमारे संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, पहले 8 थी, लेकिन वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या यानी कि टोटल जो शेड्यूल है हमारे पास कितने हैं, 12 हैं। और हमसे क्वेश्चन पूछा ही है कि 12वीं अनुसूची में क्या है, तो 12वीं अनुसूची जो है वो नगर पालिकाओं से संबंधित है। किससे संबंधित है, नगर पालिकाओं से, जिसको हम बोलते हैं क्या, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है भाई।
नोट कर लेना, खैर पता होगा सबको, याद रखना, ठीक है। तो ये हमारा 12वीं अनुसूची है और इसमें कितने विषय के बारे में बताया गया, अगर पूछे इसमें कितने सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है, सब्जेक्ट मतलब कि विषय, तो इसमें जो विषय हैं कुल 18 विषयों के बारे में बात करता है। नगर पालिकाओं में कुल 18 विषयों के बारे में बात की गई है, जो आप जानते भी होंगे, ठीक है। इससे संबंधित जो एक अमेंडमेंट याद रखना है, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 74वां संविधान संशोधन हुआ था और 74वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ था, उसके तहत जो है हमारे संविधान में इसको जोड़ा गया था। पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बता दें, ये है आपकी 11th शेड्यूल, 11वीं अनुसूची है ये, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था। और 11वीं अनुसूची जो है ये 73वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में जोड़ी गई है, 73rd अमेंडमेंट के द्वारा हमारे संविधान में जोड़ी गई है। इसमें कुल कितने विषय बताए गए हैं, तो इसमें कुल 29 विषय के बारे में बताया गया है, 29 सब्जेक्ट के बारे में इसमें बताया गया है ना। ये ध्यान रखना है आपको, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची दोनों याद रखना है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था है और 12वीं अनुसूची में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी कि नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है, ठीक है भाई, ध्यान रखना। जो पंचायती राज है वो 73rd अमेंडमेंट है और जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है यानी कि जो नगर पालिका है वो 74th अमेंडमेंट के द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया था। क्लियर है सबको भाई? चलो, वेरी गुड, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ क्या है, मेडागास्कर। मेडागास्कर जो है वो किस महासागर में क्या है भैया, स्थित है। आपको बताना है कि मेडागास्कर कौन से महासागर में स्थित है। तो आपको बता दूं ये जो मेडागास्कर है, ठीक है, ये आपका, इसको बताने से पहले मैं आपको मैप दिखा देता हूं, ठीक है। चलो आप देखो जरा, यहाँ पे ये आपको मैप दिख रहा होगा, यहाँ पे ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये जो आपको दिख रहा है दिस इज द अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ठीक है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे अफ्रीका लिखा हुआ है, अफ्रीका, ठीक है। और ये देखो इधर वाला इंडिया वाला पार्ट है, ये इंडिया का मैप है, इंडिया के हम इधर है अफ्रीका। और अफ्रीका महाद्वीप के पूरब में देखोगे ना, आप जब वर्ल्ड मैप देखोगे अफ्रीका महाद्वीप के ईस्ट वाले पार्ट में देखोगे, ईस्ट में यानी कि पूरब में, तो आपको यहाँ पे दिखेगा एक द्वीप बना हुआ है इस तरीके से, ये मेडागास्कर। ये कौन सा द्वीप है, ये मेडागास्कर द्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप के पूरब में आपको दिखेगा, ईस्ट में दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है मेडागास्कर किस महासागर में है, तो ये इंडियन महासागर है। आप देख रहे हो ना, ये इंडियन ओशियन यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो ये साइड में पूरा क्या है, ये इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर है। तो जो मेडागास्कर द्वीप है वो अफ्रीका महाद्वीप का है और ये हिंद महासागर में स्थित है, ठीक है। ये अफ्रीका महाद्वीप के पूरब में देखने को मिलता है यहाँ पर, और ये जो है इंडियन ओशियन में है। क्लियर, समझ पाए? आर्यन शुक्ला जी बताइए क्या डाउट है, बताओ दोस्त। क्वेश्चन मार्क वाले एक्सप्रेशन क्यों दे रहे हो, डाउट बताओ मेरे को, मैं सॉल्व करता हूं आपका, ठीक है। तो ये समझ गए, मेडागास्कर आपका यहाँ पर है, अफ्रीका महाद्वीप के पूरब में है और हिंद महासागर में ये पड़ता है। क्लियर, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या था भैया कि मेडागास्कर कौन से द्वीप में है, तो फटाफट आप सब टिक कर दो, फटाफट टिक कर दो, हिंद महासागर, ठीक है। ऐसे मैप से करोगे ना क्वेश्चन इजी हो जाएगा और मैप से कभी भूलेगा नहीं। पता है क्या, अब जब आप 10 दिन बाद क्वेश्चन करोगे ना, कभी क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि मेडागास्कर, तुरंत याद आएगा कि यार मैप में सर ने बताया था, मैप में सर ने बताया था कि भाई जो मेडागास्कर है वो अफ्रीका महाद्वीप के ईस्ट में है और हिंद महासागर में ये देखने को हमें मिलता है। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो भाई बड़ा सरल क्वेश्चन है ये तो, ठीक है। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, ये तो बड़ा सरल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को टैकल करेंगे। अच्छा, कल जो है सुबह 10 बजे क्लास होगी जैन धर्म की भाई, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास, कॉन्सेप्ट की क्लास, थियरी की क्लास, जो बहुत टाइम से इंतजार था। तो कल सुबह 10 बजे क्लास होने वाली है जैन धर्म टॉपिक पर, और कल जैन धर्म को पूरा समाप्त कर देंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, थियरी पढ़ाऊंगा और क्वेश्चंस भी कराऊंगा, ठीक है। तो कल सुबह 10 बजे आप सभी लाइव रहिएगा और मैं बिल्कुल जैन धर्म को बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। चलो ये बताओ सब, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो आप सभी जानते हो गुलाम वंश का संस्थापक जो था कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था, ठीक है, मोहम्मद गौरी का गुलाम था और ये इसी ने फिर गुलाम वंश की स्थापना की। और जो ये गुलाम वंश की स्थापना हुई थी 1206 में, 1206 एडी में जो है गुलाम वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, ठीक है। इल्तुतमिश कौन था, ये इल्तुतमिश जो गुलाम वंश का, इसको रियल फाउंडर कहते हैं, इसको हम रियल फाउंडर कहते हैं, रियल फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। रियल फाउंडर का मतलब है वास्तविक संस्थापक था ये, है ना। इल्तुतमिश जो है वो वास्तविक संस्थापक था, लेकिन संस्थापक अगर केवल पूछे तो कुतुबुद्दीन ऐबक को टिक करना होता है, ठीक है। जब डिटेल पढ़ोगे तो वहां पे आपको बताया जाएगा। क्लियर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अलाउद्दीन खिलजी, आप सभी जानते हो कि खिलजी वंश का ये शासक रहा है, ठीक है, और बलबन जो है ये आपका गुलाम वंश का ही एक शासक रहा है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। चलिए यहीं पे मैं आपको दिखा देता हूं फटाफट,
जो भी गुलाम वंश के जितने भी रूलर हुए हैं, स्लेव डायनेस्टी के जितने भी रूलर हुए हैं, शासक हुए हैं, उन सबका फटाफट एक बार जल्दी से आप देख सकते हो क्रम, ठीक है। और मैं जल्दी ही थियरी पढ़ाने वाला हूं, जल्दी कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूं, तो सब मैं डिटेल में चर्चा करूंगा आपसे, ठीक है। चलो तो यहाँ पे एक बार देख लो सभी लोग, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 10 तक का होता है, फिर उनका बेटा आराम शाह आता है गद्दी पे 1210 में, फिर इल्तुतमिश गद्दी पे बैठता है 1210 से 36, फिर रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236 में, रजिया सुल्तान आती है 36 से 40 में, फिर आता है बहराम शाह 40 से 42 में, फिर आते हैं अलाउद्दीन मशहूद साहब 42 से 46 तक, फिर नसीरुद्दीन महमूद आते हैं 46 से 65 तक, फिर आता है बलबन 65 से 87 और शमसुद्दीन की उम्र 87 से 90। ये सारे शासक जो हैं वो आपको गुलाम वंश में पढ़ने को मिलते हैं, ठीक है। कौन सा इंपॉर्टेंट है, अगर मैं आपको बताऊं कि कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो परीक्षा में पूछता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पूछता है, इल्तुतमिश के बारे में पूछता है, रुकनुद्दीन फिरोज शाह के इनके बारे में पूछता है, रजिया सुल्तान के बारे में पूछता है, फिर आपका जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बलबन के बारे में पूछता है, ठीक है। तो ये जो मैंने सर्कल किए हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ने होते हैं इनके बारे में, ठीक है ना भाई, ठीक है। सर पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा। हाँ बिल्कुल आर्यन जी, पीडीएफ मिल जाएगा आपको, परेशान बिल्कुल मत होइए। पीडीएफ क्लास उसके लिए टेंशन मत लो, आप बस आके क्लास करो, आप बस पढ़ाई करो, बाकी सब मेरे पे छोड़ो कि आपका कैसे सिलेक्शन करवाना है, ठीक है। चलो भाई ये क्वेश्चन बताओ, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसको बताओ सब। मल्लिका साराभाई की सबसे प्रसिद्ध ये जो प्रसिद्ध भारतीय नर्तकी हैं किस फॉर्म की भाई? मल्लिका साराभाई, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में क्लासिकल डांस का क्वेश्चन करवाया था, पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो एक तो डांस से क्वेश्चन आता है कि कौन सा क्लासिकल डांस किस स्टेट से रिलेट करता है, या फिर डांसर के नाम पर क्वेश्चन आता है कि कौन से डांसर जो है वो किस क्लासिकल डांस से बिलोंग करते हैं। तो ये भी सवाल मैं करवाऊंगा जो है और डिटेल में, ये तो अभी मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिया हूँ आपको समझाने के लिए थोड़ा सा, ठीक है। देखो मल्लिका साराभाई जो है आपको बता दूं कि ये जो है फेमस है किस डांस फॉर्म के लिए, तो बेसिकली ये फेमस है कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम के लिए, ठीक है। कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम के लिए इनका नाम प्रसिद्ध है, आप देख सकते हो तस्वीर इनकी, ठीक है, इनकी तस्वीर आप देख सकते हो, ये मल्लिका साराभाई जी हैं और ये कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम के लिए जो है प्रसिद्ध है। तो मैं जो है अभी किसी सेशन में लूंगा, किसी और सेशन में मैं लूंगा जिसमें मैं डांसर के वाले क्वेश्चन लूंगा कि वो जो डांसर है वो किससे संबंधित है, और मैं समझाऊंगा कि कैसे याद करना, ठीक है भाई, समझ गए। चलो तो अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना भाई। मल्लिका साराभाई का संबंध कुचिपुड़ी कहाँ का क्लासिकल डांस है? आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। और भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है, याद रखना है भाई, बिल्कुल भूलना नहीं है। आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है ये भी, क्योंकि आपके परीक्षाओं में ना आर्ट एंड कल्चर के बहुत प्रश्न देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये आज का हमारा अंतिम सवाल है, अंतिम प्रश्न है, उसके बाद आपकी छुट्टी और मिलेंगे फिर हम लोग कल सुबह 10 बजे यहां पर, ठीक है। क्या है? भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है भाई? तो इजी क्वेश्चन है, आप सभी जानते हो कि जो इंडिया के मुख्य न्यायाधीश होते हैं यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, इनकी नियुक्ति करने का काम जो होता है दैट इज राष्ट्रपति का होता है, ठीक है। राष्ट्रपति जो होते हैं वही मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारे आज के 20 क्वेश्चन, है ना। दिस इज द लेक्चर, टुडे लेक्चर। कैसा था क्लास आप सभी बताएंगे कमेंट बॉक्स में, क्लास कैसी लगी। 20 क्वेश्चन कराए मैंने और आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा, सेशन अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना। कल सुबह 10 बजे मिलेंगे हम लोग यहीं पर जैन धर्म के साथ। एक टॉपिक में पढ़ाने जा रहा हूं जिसमें मैं आपको जैन धर्म कंप्लीट करूंगा कल, कॉन्सेप्ट के साथ और क्वेश्चंस के साथ भी, ठीक है। तो बताएंगे क्लास कैसी लगी। एक बार मैं देखता हूं अगर मेरे पास वो, हाँ ये एक बार देख लो आप लोग, और आप सभी लाइव रहना। देखो ये कल क्लास होने वाली है ये जैन धर्म की, भाई इस क्लास में आप सभी आइएगा जरूर, क्योंकि ये क्लास से आप कुछ पूरा थियरी सीख के जाओगे, ठीक है। चलो तो मैं आपको बता दूं जैन धर्म टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे हम लोग कल, और एक क्लास में ही खत्म करेंगे, क्योंकि जैन धर्म आप सभी जानते हो कि बहुत बड़ा धर्म तो है नहीं, तो हम 2 से 2.5 घंटे की क्लास लेने वाले हैं और ये जैन धर्म को खत्म करेंगे। लेवल जो होगा आप देख सकते हो, आरओ एआरओ हो गया, पीसीएस हो गया। अगर मैं ये लेवल कराऊंगा आपको आरओ एआरओ और पीसीएस लेवल, तो जितने भी एग्जाम इसके नीचे हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे टीचिंग का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, छूटेगा नहीं। जैन धर्म एक क्लास में खत्म करेंगे। टाइमिंग क्या होगी भाई? सुबह 10 बजे, ठीक है। तो मिलेंगे कल सुबह 10 बजे आप लोगों को यहीं पर इसी क्लास में। इस वीडियो का जो है लिंक जो है वो यूट्यूब पर बना दिया गया है, इसका इवेंट यूट्यूब पर बन चुका है। आप सभी एक बार वीडियो को लाइक कर लेना, पहले से ही नोटिफिकेशन ऑन कर लेना और पहले से अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। कल संडे है, रविवार है, सुबह 10 बजे से पहले सब उठ जाना और आपकी क्लास जो है लाइव होगी। तो लाइव क्लास में आना तो अच्छे से इंटरेक्शन होगा, ठीक है।
पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों नहीं कराया क्यों नहीं कराया चलिए भाई, क्यों नहीं कराया इसका तो रीजन मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं रैंडम ही टॉपिक लूंगा, मैं सीक्वेंस में नहीं चलूंगा, क्योंकि सीक्वेंस में चलने का मतलब यूट्यूब पे बहुत ज्यादा क्लासेस फंबल कर जाएगा, मतलब पता ही नहीं चलेगा क्लासेस कहाँ गई, समझ रहे हो ना। तो बहुत जल्दी हम ऐप पे काम कर रहे हैं, ऐप भी मैं बनवा रहा हूँ एग्जाम इंडिया का, और ऐप जब बन जाएगा तो वहां पे क्लासेस मैं सीक्वेंस में दूंगा, कॉन्सेप्ट की क्लास, तो वो क्लासेस ऐप में सीक्वेंस में रहेगा, ठीक है। तो आपको ईजी रहेगा क्लास को एक्सेस करना। यूट्यूब पे अगर मैं क्लासेस एक सीक्वेंस में दूं तो वो आप एक्सेस नहीं कर पाओगे क्लासेस को, समझ रहे हो ना। कुछ कंडीशंस होते हैं, उसको फॉलो करना पड़ता है। चलिए कोई नहीं, आज की क्लास कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। वीडियो यहीं तक रखेंगे, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना, और अपना ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ाई करना सभी लोग, ठीक है। मिलेंगे कल सुबह 10 बजे यहीं पर लाइव, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, टेक केयर, जय हिंद।